इतिहासकार डीबी प्रास ने सर जोन के डॉक्टर राणा इस मत से सहमत है कि महारानी लक्ष्मीबाई का 1857 की क्रांति में सहभागिता देना स्वेच्छापूर्ण नहीं था एवं आरंभ के काल में उन्होंने अंग्रेजों की सहभागिता देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात तो उनके द्वारा जो ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखे गए हैं 1853-1854 में, वह पत्र क्यों लिखे गए हैं? इसी कारण से कि स्वर्गवासी महाराज गंगाधर राव के दत्तक पुत्र आनंद राव को ब्रिटिश सरकार स्वीकार करे उनके उत्तराधिकारी के रूप में। इन पत्रों में झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वर्गवासी महाराज गंगाधर राव के पिता शिवराव भाऊ की ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा का भी उल्लेख किया है। उन्होंने गंगाधर राव के अन्य पूर्वज जैसे कि राव रामचंद्र की ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा का भी उल्लेख किया है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार की ओर से यह अनुमति मिल गई थी कि वह अपने दुर्ग पर यूनियन जैक का ध्वजारोहण कर सकते हैं। परंतु जब ईस्ट इंडिया कंपनी दामोदर राव को उनके उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करती है, तो वह कानूनी मार्ग अपनाते हुए अपने वकील के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष अपील करती है। डीबी परासनीस के अनुसार जब ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी अपील डिसमिस कर देती है, उनकी पेंशन बांध देती है, लेकिन उसका विड्रॉल की भी अनुमति नहीं देती है, उन्हें अपने दुर्ग को छोड़ने पर विवश कर देती है। उसके पश्चात झांसी की रानी का जीवन एक सन्यासी जैसा हो गया था। वह एक दिन में घंटों पूजा पाठ किया करती थी। उनमें कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा शेष नहीं बची थी। झांसी में जो उपद्रव का आरंभ हुआ था, उसका आरंभ किया था वहां के कैवलरी के जो सूबेदार थे काले खां। झांसी का जो कारागृह था, उस कारागृह के जो मुख्य अधिकारी थे बख्शीश अली एवं तहसीलदार मोहम्मद हुसैन, इन तीन लोगों ने मिलकर वहां पर झांसी में उस तथाकथित क्रांति की आग सुलगाई थी। जब ब्रिटिशरों को इस उपद्रव का पता चलता है तो वह झांसी के किले में शरण लेते हैं। यह भी वैसी ही घटना है कि झांसी के किले में ब्रिटिश अधिकारियों ने शरण ली थी ताकि क्रांतिकारी उनकी प्राण हानि ना कर सके, उन्हें मौत के घाट ना उतारे। कैप्टन स्किन ने उनके साथ समझौता किया, आत्मसमर्पण की सहमति भी दे दी। बस यही शर्त थी कि क्रांतिकारी उन्हें जीवित छोड़ दें, परंतु ऐसा नहीं हो सका। काले खां के आदेश पर सारे क्रिश्चियन मारे गए। इसमें भी लगभग 60 ब्रिटिश अधिकारियों की, उनके परिवारों की मृत्यु हुई थी। मारो काफिर को, मारो काफिर को, यही नाद वायु में गूंज रहा था। एक अंग्रेज अधिकारी पीजी स्कॉट वहां से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुए थे, इसी कारण से क्योंकि वह एक मुस्लिम फकीर की वेशभूषा बनाकर भागे थे, अन्यथा वह भी उस क्रांति वाहिनी के कत्लेआम का शिकार हो जाते। सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही नहीं, वहां पर निकटतम जो बंगाली बाबू रहा करते थे, जो ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी सेवा देते थे, उन्हें भी एक स्थान पर एकत्र कर मार दिया गया था। इतिहासकार इस मत से सहमत है कि इस कत्लेआम में महारानी झांसी का कोई भाग नहीं था। एक अंग्रेज व्यक्ति मार्टिन, जो उस समय वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने एक पत्र भी लिखा था दामोदर राव को, जिसमें उन्होंने यह भी बताया है कि महारानी झांसी का उसमें कोई हाथ तो था ही नहीं, एवं उन्होंने उनके खाने पानी की व्यवस्था की थी एवं कुछ 100-200 लोगों की सेना जुटाकर उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी, ताकि उस दीनी भीड़ तंत्र से वह उनकी रक्षा कर सके। यही नहीं, उन्होंने उस ब्रिटिश सेना से यह भी कहा था कि वह शीघ्र दतिया के राजा के पास जाकर शरण ले, परंतु उन अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसी कारण से वह उस दीनी भीड़ तंत्र का शिकार हुए। इसी के कुछ दिनों के पश्चात रानी झांसी जहां पर निवास करती थी, सैनिक उसकी किलेबंदी कर उन्हें भी उसी प्रकार से बंदी बना लेते हैं जैसे उन्होंने तात्या टोपे पेशवा नाना साहेब को बनाया था, और उन्हें के सामने दो ही विकल्प रखते हैं, या तो हमारा औपचारिक नेतृत्व करो या फिर मृत्यु स्वीकार करो। उन्हें यह भी कहा जाता है कि यदि वह ऐसा नहीं करेंगी तो जो उनका निवास स्थान है वह उसे बारूद से उड़ा देंगे। तो झांसी की रानी भी अस्थायी रूप से यही उचित समझती है कि औपचारिक रूप से इनका नेतृत्व करना अधिक युक्ति संगत है। और वहां भी पुनः वही नारे लगते हैं, खुल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुकूमत रानी की, फौज बहादुर की। जब यह सैनिक दिल्ली की ओर रवाना होते हैं तब वह अंग्रेजों को पत्र भी लिखती हैं। उन पत्रों में वह स्पष्ट करती हैं कि स्थितियां कितनी भयावह थी और जो भी घटित हुआ वह घटित हुआ एक अराजक भीड़ तंत्र द्वारा। उनके निर्देशानुसार कुछ भी घटित नहीं हुआ। उनके लिए जो यथासंभव लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना संभव था, उन्होंने वह करने का प्रयास किया। यह भी तथ्य है कि उन्होंने जो पत्र लिखे कमिश्नर को, होम डिपार्टमेंट कमिश्नर उनके पत्रों से सहमत थे, और अंग्रेजों ने जो उसका उत्तर दिया उन्हें यही कहा कि उनके लिए जो भी यथासंभव हो वह प्रयास करें उस अराजक तंत्र को काबू में रखने का, जब तक अंग्रेज सेना वहां पर ना आ जाए। एवं अंग्रेजों ने गैजेट द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि झांसी की रानी झांसी में ब्रिटिशरों के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रही है। महारानी झांसी ने 10 महीने तक ब्रिटिशरों के प्रतिनिधि के तौर पर शासन किया। जब रॉबर्ट हैमिल्टन झांसी में नियुक्त किए जाते हैं 1 जनवरी 1858 को, तो वह रॉबर्ट हैमिल्टन को जो पत्र लिखती हैं उसमें वह स्पष्ट करती हैं
कि मेरा जीवन आपके आने के कारण ही बच पाया है। रॉबर्ट हैमिल्टन ने एक इंक्वायरी भी कंडक्ट की थी कि क्या रानी ऑफ झांसी ने इस विद्रोह को किसी प्रकार से भड़काने का प्रयास किया है। उस इंक्वायरी में वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि महारानी लक्ष्मीबाई की इस विद्रोह में कोई सहभागिता नहीं है। उन्होंने यह कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट को भेजी थी। इसका वर्णन डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने किया है। परंतु अंततः ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा? उसका कारण स्वयं ह्यू ग्रोस थे। ह्यू ग्रोस वह सैन्य अधिकारी थे जिन्हें भेजा गया था ब्रिटिशरों द्वारा झांसी में हो रहे विद्रोह का दमन करने के लिए। रानी झांसी ने अंतिम क्षण तक यह प्रयास किए कि ह्यू ग्रोस को यह स्पष्ट हो जाए कि मैं उनकी शत्रु नहीं हूं, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। ह्यू ग्रोस 6 जनवरी 1858 को झांसी के विरुद्ध अपनी सेना लेकर आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जनवरी एवं फरवरी की यह स्पष्ट करती हैं कि उन्हें यह पता था कि झांसी की रानी हमसे युद्ध नहीं लड़ना चाहती। उन्होंने अपने उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए जनवरी को एक वकील भी कमिश्नर को भेजा था, परंतु उसका उत्तर नहीं आ पाया। जनवरी फरवरी तक उत्तर आया नहीं। वहीं भोपाल के नवाब आदिल शाह और उनके साहबजादे फिरोज शाह झांसी में आ जाते हैं। क्यों आ पाते हैं? क्योंकि मुस्लिम सैनिकों का उन्हें सहयोग प्राप्त था। नवाब महारानी के नाम पर एक आदेश जारी करवा देते हैं, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि यह समय आ गया है हिंदू और मुसलमानों को काफिरों के विरुद्ध जिहाद करना है। प्रोफेसर एस.बी. मौर्य के अनुसार यह इश्तिहार समान था खान बहादुर खान के इश्तिहार से, तो संभव है किसी एक ही व्यक्ति ने दोनों इश्तिहारों को छपवाया था। उनके अनुसार यह इश्तिहार मौलवी सैयद कुतुब शाह की बरेली की प्रेस में छपा था। यही आदेश महारानी झांसी लक्ष्मीबाई एवं अंग्रेजों के बीच युद्ध का प्रमुख कारण बना। क्यों कभी आदेश जारी होता है तो इसकी सूचना हैमिल्टन को लगती है। हैमिल्टन गवर्नर जनरल को इसकी सूचना देते हैं। परंतु फिर एक बार पुनः 21 मार्च को झांसी की रानी ह्यू ग्रोस के पास अपना पत्र भेजकर यह स्पष्ट करती हैं कि मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहती। अनेकों इतिहासकार यह भी मानते हैं कि महारानी झांसी एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो कटुता थी उसको भड़काने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति थे, नत्थे खान, जो निकटतम ओरछा राज्य के एक दरबान थे। उन्होंने कई फर्जी आदेशों द्वारा, जिनको कभी महारानी झांसी ने जारी ही नहीं किया था, उनके द्वारा हैमिल्टन को यह विश्वास दिलाया था कि वास्तव में झांसी की रानी जैसे पत्र लिख रही हैं, जो उद्देश्य स्पष्ट कर रही हैं, वैसा नहीं है। वो वास्तव में युद्ध चाहती हैं आपसे। और इसी शंका के कारण जब भोपाल के नवाब उनके नाम पर एक आदेश जारी करवा देते हैं, अंग्रेजों की शंका उनके स्पष्ट मत में बदल जाती है। उनका मत यही हो जाता है कि वास्तव में यही तथ्य है, यही सत्य है कि महारानी झांसी हमसे युद्ध करना चाहती है। अब झांसी की रानी के समक्ष यही विकल्प रहता है कि यदि ब्रिटिश सरकार भी उन्हें न्याय नहीं दे सकती तो क्यों ना वह वीरों की तरह वीर गति प्राप्त करें, एक क्षत्रिय की भांति युद्ध में लड़कर। बेशक वह युद्ध एक इस्लामिक जिहाद हो, तो अंततः उन्हें युद्ध लड़ना पड़ता है। जब वह युद्ध भूमि में जाती हैं, उनके जो अंगरक्षक थे वह भी अफगानी पठान थे। उनका जो तोपखाना था, उसके जो प्रमुख अधिकारी थे गुलाम गोश खां, वह अफगान थे। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि वह युद्ध भूमि में हरे रंग की पठानी पगड़ी पहनकर गई थी। जब वह झांसी के किले को बचाने में समर्थ नहीं रहती, जब वह कालपी की ओर कूच करती हैं, उनके साथ जो थे वह पठान ही थे। जब वह ग्वालियर जाती हैं तो वहां पर भी उन्हें उन्हीं सैनिकों का समर्थन मिलता है जो कैवलरी और आर्टिलरी के थे, जो पूर्व में बैरकपुर बहरामपुर की घटनाओं से प्रेरित होकर विद्रोह कर चुके थे। अंत में उनके जीवन का जो अंतिम युद्ध होता है उसमें वह अत्यंत ही वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त होती है। परंतु यह भी सत्य है कि वह इस तथाकथित क्रांति में स्वेच्छा से नहीं आई थी। यदि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके पत्रों का उचित समय पर उत्तर दे देती, उन्हें यह विश्वास दिला देती कि हाँ, हम आपकी रक्षा भी करेंगे उस भीड़ तंत्र से, जो भीड़ तंत्र आपको विवश करता है इस क्रांति में कूदने के लिए अथवा मरने के लिए, तो संभव है कि 1857 के इतिहास में उनकी भूमिका कुछ भिन्न ही होती। यदि आप इस विषय पर अधिक पढ़ना चाहते हैं तो प्रोफेसर एस.बी. मौर्य की 1857 जिहाद पढ़ सकते हैं। यदि आप मेरे तथ्यों से सहमत हैं तो लाइक अवश्य करें और इन तथ्यों को अपने तक ही सीमित न रखें, अपने परिवारजन, बंधु बांधव, मित्रों तक भी पहुंचाएं। मेरे ओपिनियंस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से नए तथ्यों को, नए मतों को उजागर करता रहूं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।